स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। ITI फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के एग्जामिनेशन में जो आपके 6 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उसके लिए आप सभी के लिए यहाँ पे एक जीरो टू हीरो सीरीज, जिसमें जितने क्वेश्चंस हैं अगर आप इन्हें कर लेते हैं तो आप आसानी से वो 6 क्वेश्चन आंख बंद करके एकदम सही कर सकते हैं। 12 में 12 नंबर पूरे आपके यहाँ पे आने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ये सभी ट्रेड के लिए, आप चाहे जिस ट्रेड से हो, अगर फर्स्ट ईयर में हैं या 1 ईयर के ट्रेड में हैं तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। और इसकी PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, टेक स्टडी ITI। वहाँ पर हम इसका PDF आप सबके साथ शेयर कर देंगे। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इकाइयों की प्रणाली के 2 प्रकार कौन से हैं। अब इकाइयाँ आप सबको पता है ना, जो किसी चीज़ को मापते हैं हम, जैसे मीटर है, किलोग्राम है, सेकेंड है, ये सब क्या है आपकी इकाइयाँ हैं, यूनिट्स हैं, ठीक है, किसी चीज़ को मेज़र करने के लिए। तो उनकी 2 प्रकार होते हैं उनके, वो कौन कौन से हैं। ब्रिटिश एंड मेट्रिक, ग्रेविटेशनल एंड नॉन ग्रेविटेशनल, यानी गुरुत्वाकर्षण और गैर गुरुत्वाकर्षण। फंडामेंटल एंड डेराइव्ड, मौलिक और व्युत्पन्न, या मेट्रिक एंड इंटरनेशनल, मैट्रिक और इंटरनेशनल। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा। अगर बात करें इकाइयों की यूनिट्स जो होती है तो 2 होती है, एक होता है फंडामेंटल एंड दूसरा होता है डेराइव्ड, ठीक है। अब फंडामेंटल एंड डेराइव्ड, अब फंडामेंटल की अगर यहाँ बात करें तो फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं। फंडामेंटल वही यूनिट्स होती हैं जो फिक्स हैं, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर है तो मीटर ही रहने वाला है या सेंटीमीटर रहेगा, उसे और कहीं से हम नहीं ला सकते हैं। लेकिन डेराइव्ड का मतलब होता है कि आप उनको फंडामेंटल से बना सकते हैं, जैसे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये क्या हो गया, डेराइव्ड हो गया। यहाँ पे टाइम का और लंबाई का या दूरी का आप मात्रक कह सकते हैं, बना दिया गया, किसकी बन गया, यहाँ पे चाल का मात्रक बन गया, इसको बोलते हैं डेराइव्ड, ठीक है। सेकेंड और मीटर क्या है आपके फंडामेंटल यानी मौलिक यूनिट्स हैं, और वो है व्युत्पन्न, मतलब दूसरों से उत्पन्न हुई। तो अगर बात करें फंडामेंटल यूनिट्स की, टोटल यहाँ पे कितनी होती हैं, फंडामेंटल यूनिट टोटल होती हैं 7। सातों क्या है, पहली टाइम की यूनिट है, फिर लेंथ है, ठीक है, लेंथ का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। फिर आपका मास का, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ठीक है। फिर आपका थर्मोडायनेमिक का है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का होता है, ठीक। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा का होता है, जिसे हम मोल कहते हैं। एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, जिसको हम लोग यहाँ पे कैंडेला कहते हैं, ठीक है। तो कुल फंडामेंटल यूनिट्स कितनी होती हैं, 7 होती हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला, ठीक है। बाकी आपकी डेराइव्ड यूनिट्स जो होती हैं वो इनसे डेराइव की जाती हैं, ठीक। जैसे एनर्जी की यूनिट जूल हो गई, प्रेशर की यूनिट पास्कल हो गई। जनरली हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखते हैं, बट वो पास्कल हो जाता है। इतना हम यहाँ इसलिए नहीं बता रहे, ये तो सही आप सबको पता है, बट इतना हम इसलिए बता रहे हैं कि ये चीज़ें आपको क्लियर रहें कि हाँ इसलिए होती हैं। ऐसा ना हो सिर्फ आप रटे हुए रहें और कोई भी चीज़ लगा दें, एटलीस्ट थोड़ी आपको क्लियरिटी भी यहाँ पे चाहिए। तो फंडामेंटल एंड डेराइव्ड 2 यूनिट्स हो जाएंगी। सेकंड देखिए पूछ लिया गया, व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट्स। अब यहाँ पूछ लिया इसमें मूलभूत इकाई कौन कौन सी है। तो देखिए यहाँ पे 3 मूलभूत इकाई आपकी दिख रही है, लेंथ, मास एंड टाइम। ये आपकी क्या है, मूलभूत इकाइयाँ हैं, फंडामेंटल हैं। जहाँ एरिया आ गया, वॉल्यूम आ गया, ये सब आपकी क्या है, डेराइव्ड यूनिट्स हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ प्रेशर आ गया, देखिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिनोट्स लेटर M इन MKS सिस्टम। तो MKS सिस्टम का नाम होता है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड सिस्टम। क्या होता है, MKS का फुल फॉर्म होता है मीटर लंबाई का मात्रक, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक, सेकेंड टाइम का मात्रक। तो M का मतलब क्या हो गया, मीटर। उसी यहाँ दूसरी पद्धति होती है आपकी CGS, जहाँ सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड सिस्टम होता है। फिर एक FPS होती है, फुट, पाउंड, सेकेंड सिस्टम होता है। फिलहाल यहाँ पे MKS में M मतलब मीटर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 1 इंच। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो देखिए 1 इंच में होते हैं 2.54 सेंटीमीटर। क्या होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर। अब हम सबको पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 10 मिलीमीटर। तो 2.54 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करें इसमें 10 से आपको गुणा कर देना है, तो कितना हो गया, 25.4। देखिए कहाँ पे है 25.4, ये हो जाएगा आपका 25.4 mm। ऐसा मत कीजिएगा कि आप लोग 2.45 लगा दें या 2.54 लगा दें, ठीक है, सेंटीमीटर याद करके। यहाँ पे mm पूछ रहा है तो 25.4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18, 42 एंड 24। अगर 18, 42 एंड 24 का आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। आपको 18 का पहले गुणनखंड विधि से ही कर लेते हैं, ठीक है। अगर इसका हम गुणनखंड करें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कुछ,
42 का अगर यहाँ पे हम गुणनखंड करें तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 42 को इसे आप 2 से डिवाइड करेंगे, कितना 21 आ गया। फिर आप 3 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, फिर यहाँ 7 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर 24 को हम लोग निकालें तो 2, फिर से 2, ठीक है, फिर से 2, फिर से 3, ये हो गया। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है, कॉमन क्या है, 2 यहाँ पे कॉमन है और 3 यहाँ पे कॉमन है, तो 2 इंटू 3 इसका HCF हो जाएगा। 2 और 3 आप मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका कितना हो गया, HCF क्या होगा, 18, 42 और 24 का 6 होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट द एलसीएम ऑफ 12, 18, 6 एंड 36। तो एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसको अगर आप यहाँ पे निकालेंगे 12, 18, 6 और 36 का, इसको आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा निकाल के दिखा देते हैं, बाकी आप लोग रफ पे या पेज पे अगर पेन एंड कॉपी आप लेके बैठें तब इसको अगर क्लास देखें तो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा बेहतर हो सकता है, ठीक है। अगेन आप क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 6 में 3 बार, 9 में जाएगा नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ पे 6। अब अगेन हम क्या करेंगे, 2 या 3 से फिर हम डिवाइड कर देंगे। 2 से अगेन आप कर सकते हैं, ये 3 बच जाएगा, फिर आप 3 से करेंगे, फिर आप 3 से करेंगे। तो अगर आप टोटल इसको देखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। इस तरह से आप अगर इसको पूरा बना लेंगे तो आपका निकल के आएगा 36, जो हम आपको अभी निकाल के दिखा भी दे रहे हैं। तो यहाँ इसको अगर करेंगे, थोड़ा छोटा छोटा लिख के कर लेते हैं, स्क्रीन थोड़ी सी छोटी पड़ जाती है। 12, 18, 6 एंड 36, ठीक है। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, 9, 3 और 18, ठीक। अगेन हम 2 से करेंगे 3, यहाँ 9, यहाँ 3, यहाँ 9। अब क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 1, 3, 1, 3, अगेन 3 से करेंगे। अब क्या बन रहा है, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36। क्या आ गया इसका एलसीएम, 36 आ गया, ठीक है। ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया आपका 12, 18, 6 और 36 का। अगला क्वेश्चन है कन्वर्ट डेसिमल पॉइंट 0.00659 टू फ्रैक्शन। अब इसको आपको दशमलव भिन्न है, इसको आपको साधारण भिन्न में बदलना है। तो सिंपल है तरीका, देखिए बहुत ज़्यादा बेसिक में नहीं जाएंगे, बेसिक आप लोगों को ऑलरेडी पता है, हम ये मान रहे हैं। इसमें आपको क्या करना है, दशमलव हटाना है। तो दशमलव हटाना है, नीचे आप 1 लिखिए, दशमलव के बाद जितने जीरो हैं उतना बढ़ा लीजिए यहाँ पे, ठीक। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक। अब देख लीजिए यहाँ पे नीचे 6 जीरो कहाँ पे है, यहाँ पे हमें 6 जीरो दिख रहा है। तो क्या बचा, 659 अपान, ठीक है, 10 लाख, या ये आपका आ गया आंसर यहाँ पे, ठीक है, 659 अपान 10 लाख। अगला क्वेश्चन है व्हाट द स्क्वायर रूट ऑफ 529। 529 का आपको वर्गमूल निकालना है। अब देखिए इसके 2 तरीके हैं। एक तो है वर्गमूल, मतलब क्या होता है, ये ऐसी संख्या जिसको हम अगर उसी संख्या से गुणा करें तो ये संख्या प्राप्त हो जाए। तो आप तो एक ये कर सकते हैं, हम यहाँ ट्रिक बता रहे हैं, अभी हम तरीके पे नहीं आ रहे, कि जिससे 13 और 13 का गुणा करेंगे तो 169 आएगा। 23 और 23 का गुणा करेंगे तब कितना आएगा, तब आ जाएगा आपका 529, ठीक। तो इस तरह से आप गुणा करके भी निकाल सकते हैं, या दूसरा तरीका आपका है 529 का आप इसी तरह से क्या करिए, भाग विधि से इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो कैसे निकालेंगे, अगर उसको निकालना हुआ तो 529 का आप कैसे अगर निकालना चाहें तो आप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया, 4, यहाँ कितना आ गया, 1, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 9, ये 2, 2, 4 हो गया। अब अगर यहाँ 1 लिखते हैं तो यहाँ भी 1 आएगा, तो 41 में 41 का एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे 41 होगा। 2 लिखेंगे तो 42 दूना 84 होगा। 3 लिखेंगे तो 4 3 12, 3 त्रिक का 9, 129 यहाँ पे आ जाएगा। तो यही आपका फिर 23 क्या होगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी, 23 जो है 529 का वर्गमूल है। अगला क्वेश्चन है व्हाट द डेफिनेशन ऑफ रेशियो। अनुपात की परिभाषा क्या है। तो अनुपात की परिभाषा क्या होती है, अनुपात की परिभाषा वो होती है जो दो समान क्वांटिटी हो, ठीक है, एक तरह की राशि हो, उनके बीच जो संबंध होता है उसको हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। रिलेशन ऑफ 2 क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, एक ही तरह की 2 मात्राओं का संबंध अनुपात कहलाता है। जैसे 2/3, ये क्या है आपका एक तरह से अनुपात। अगर हम इसको कह रहे हैं कोई चीज़ है वो 2:3 के अनुपात में है, मतलब क्या है, अगर उसको हम देखें तो एक जो है या 1:2 कह दें तो पहली वस्तु जो है अगर 1 है तो दूसरी वस्तु उसकी क्या है, दोगुनी है। जैसे
राम के पास 1 किलो चावल है, श्याम के पास 2 किलो चावल है, दोनों में क्या अनुपात है? तो चावल दोनों के पास है, लेकिन राम के पास 1 किलो, उसके पास 2 किलो, तो अनुपात क्या हो गया? 1:2। ठीक है, तो यहाँ सेम राशियों का आपस में संबंध जो होता है उसे हम अनुपात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द रेशियो ऑफ 4 kg टू 800 ग्राम। अब देखिए यहाँ दोनों सेम है, ये भी भार है, ये भी भार है। अब इन दोनों का अनुपात आपको बताना है, लेकिन यहाँ ध्यान रखो, यहाँ यूनिट किलोग्राम है, यहाँ ग्राम है, तो हमें पहले दोनों की यूनिट को बराबर करना है। तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, तो 4 किलोग्राम बराबर 4000 ग्राम हो गया। और 800 ग्राम, इन दोनों का अनुपात निकालना है, तो 800 ग्राम से इसको भाग दे दो, क्या आएगा? 8। ठीक है, यहाँ कितना आया? 8 पंचे 40। ठीक है, तो अनुपात क्या हुआ आपका? 5:1। क्या अनुपात आ गया? 5:1। 4 किलो और 800 ग्राम में अगर हम अनुपात निकालें तो 4 किलो 800 ग्राम से 5 गुना ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन इज नॉन मेटल। इनमें से अधातु कौन सी है? मरकरी, ग्रेफाइट, ब्रास या आयरन। तो मरकरी, ब्रास एंड आयरन ये तीनों क्या है? अधातु नहीं है, बट ग्रेफाइट आपकी क्या है? अधातु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हिच मेटल कंटेन्स आयरन एज अ मेजर कंटेंट। इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है? ब्रास मेटल, ब्रॉन्ज मेटल, जिंक या फेरस मेटल। तो जो भी फेरस मेटल लौह धातु है उसी में मुख्य सामग्री के रूप में लोहा होता है। अगर यहाँ पे पूछ लेता ऐसी कौन सी सामग्री जिसमें लोहा नहीं होता, तो उसका आंसर आता नॉन फेरस मेटल यानी अलौह धातु। ठीक है, पीतल आपका क्या होता है? कॉपर एंड जिंक का एलॉय मिश्र धातु होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है? ये आपका कॉपर एंड टिन का मिश्र धातु होता है। ठीक, और जिंक आपका जिंक ही है। तो यहाँ पे फेरस मेटल आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेजर कंटेंट इसमें लोहा है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज टर्म्ड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। किसी पिंड में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो किसी भी पिंड में निहित पदार्थ की मात्रा को हम लोग उसका क्या कहते हैं? मास यानी द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? मास यानी कि द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द फोर्स विद व्हिच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ टुवर्ड्स इट्स सेंटर। वह कौन सा बल है जिसके कारण कोई भी वस्तु पदार्थ पृथ्वी के केंद्र की तरफ आकर्षित होती है? पृथ्वी होगा, तो वो उसका कहलाता है भार। ठीक है, कोई भी वस्तु अगर यहाँ पे है और ये आपकी पृथ्वी यहाँ पे है, तो ये इधर जो अट्रैक्ट होगी, यही जो आपका फोर्स होता है W यानी उसका भार होता है। वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसके केंद्र की तरफ हमेशा आकर्षित होती है, इसीलिए चीजें नीचे गिरती हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द रेशियो ऑफ पावर आउटपुट टू पावर इनपुट। पावर आउटपुट, ठीक है, यानी आउटपुट अपान इनपुट, ये क्या होता है? तो आउटपुट अपान इनपुट को हम लोग कहते हैं दक्षता यानी इफिशियंसी। क्या कहते हैं? दक्षता यानी कि इफिशियंसी कहते हैं मशीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, हाउ मेनी वाट फॉर 1 हॉर्स पावर इन मेट्रिक सिस्टम। एक मेट्रिक सिस्टम में 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? देखिए यहाँ 2 क्वेश्चन आता है, एक आता है ब्रिटिश सिस्टम, एक आता है मैट्रिक सिस्टम। तो मैट्रिक सिस्टम में 1 हॉर्स पावर में होते हैं आपके 735.5 वाट। कितने होते हैं? 735.5 वाट। और उसी जहां अगर ब्रिटिश हॉर्स पावर की बात करें तो यहाँ पे होते हैं 746 वाट। जहां ब्रिटिश हॉर्स पावर आएगा वहाँ 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होंगे, जहाँ मैट्रिक हॉर्स पावर आएगा वहाँ पे आपके कितने होंगे? 735.5 वाट। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द एसआई यूनिट ऑफ हीट। ऊष्मा की एसआई यूनिट क्या है? तो ऊष्मा की एसआई यूनिट होती है जूल। ऊष्मा भी एक तरह की क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा की क्या होती है यूनिट? जूल। तो ऊष्मा की यूनिट क्या होगी? जूल होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर हीट। ऊष्मा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? कैलोरीमीटर, थर्मामीटर, पायरोमीटर या बैरोमीटर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है कैलोरीमीटर। इससे हम लोग क्या नापते हैं? ऊष्मा मापते हैं। थर्मामीटर से क्या नापते हैं? तापमान नापते हैं। पायरोमीटर से क्या नापते हैं? तापमान नापते हैं। बैरोमीटर से क्या नापते हैं? दाब नापते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट द वैल्यू फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है? 4, 3, 2 या 1। तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है। क्या होती है? पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट स्केल।
फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो पानी का क्वथनांक होता है फ़ारेनहाइट स्केल में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और डिग्री सेल्सियस स्केल में होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फ़ारेनहाइट में 212, डिग्री सेल्सियस में 100। अगला क्वेश्चन है व्हिच इज द यूनिट ऑफ करंट, धारा का इकाई क्या है? तो धारा की इकाई होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। वोल्टेज का होता है वोल्ट, प्रतिरोध का होता है ओम, वाट यानी पावर यानी शक्ति की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हिच इज अ वेरी गुड कंडक्टर, कौन सा बहुत अच्छा कंडक्टर है इसमें से? कॉपर यानी तांबा, कास्ट आयरन, रॉट आयरन या स्टील। तो कंडक्टर माने जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा प्रवाह हो सके, हीट का अच्छा प्रवाह हो सके, उसे हम लोग अच्छा कंडक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे तांबा जो है एक अच्छा चालक है, एक अच्छा कंडक्टर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। ये क्वेश्चन है व्हाट द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 18 सेंटीमीटर, एक वर्ग जिसकी भुजा 18 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो जो वर्ग होता है इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा, यानी अगर भुजा ए हो तो ए का स्क्वायर। तो 18 का अगर यहाँ पे हम स्क्वायर कर दें तो जो आएगा वही हमारा इस वर्ग का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे क्षेत्रफल? 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बनेगा? 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है व्हाट द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया 625 mm स्क्वायर। अब यहाँ देखिए उल्टा कर दिया, यहाँ पे एरिया दे दिया है, एरिया बराबर है 625 mm स्क्वायर। आपको साइड इसकी खोजनी है। तो हमको पता है क्या होता है, भुजा का स्क्वायर जो है क्या होता है? इसका क्षेत्रफल होता है। यानी अगर भुजा ए है तो ए स्क्वायर बराबर 625, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? √625। अब 625 का आप वर्गमूल निकालेंगे, सभी को पता है, याद रहता हमेशा आपको क्या आएगा? 25। 25 × 25 करेंगे 625 आपको प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे वर्ग की भुजा कितनी हो गई? 25 mm। अगला क्वेश्चन है व्हाट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल यानी आयत, इसकी एक भुजा कितनी है? 10 है, दूसरी कितनी है? 8 है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L × B। क्या होता है? L × B। तो 10 और 8 का अगर आप गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 10 × 8 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आयत का आपका क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है व्हाट द नेम ऑफ द फिक्स्ड और सपोर्टिंग पॉइंट ऑफ अ लीवर। लीवर, ठीक, जिसको उत्तोलक कहते हैं। लीवर के फिक्स और सपोर्टिंग पॉइंट का क्या नाम होता है? मैकेनिकल एडवांटेज यानी मैकेनिकल लाभ या यांत्रिक लाभ, फलक्रम, एफर्ट या लोड। ध्यान दीजिए, वो होता है आपका फलक्रम। क्या होता है? ये होता है आपका फलक्रम। फलक्रम से लोड तक की दूरी क्या कहलाती है? लोड आर्म कहलाती है। फलक्रम से इफर्ट तक की दूरी इफर्ट आर्म कहलाती है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। पूछ ही लिया गया। देखिए व्हाट द डिस्टेंस ऑफ द लोड फ्रॉम द फलक्रम कॉल्ड। फलक्रम से लोड की दूरी को क्या कहा जाता है? तो फलक्रम से लोड की दूरी को हम लोग कहते हैं लोड आर्म। क्या कहते हैं? लोड आर्म। अगला क्वेश्चन है व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर लीवर। फर्स्ट ऑर्डर यानी प्रथम श्रेणी के लीवर यानी उत्तोलक के लिए कौन सा उदाहरण है? तो प्रथम श्रेणी का लीवर आपका होता है पेयर ऑफ सीजर, यानी सीजर जो कैंची होती है वो आपका फर्स्ट ऑर्डर का लीवर है। यहाँ एक लिस्ट है, देख लीजिए। फर्स्ट क्लास लीवर में कैंची, सेकेंड क्लास लीवर में व्हील बैरो, थर्ड क्लास लीवर में आपका फोर्सेप्स, आपकी जो बाजुएं होती हैं ये थर्ड क्लास लीवर है। इसमें फलक्रम बीच में है, फोर्स आगे है एंड आपका एफर्ट भी यहीं से आप लगा रहे हैं इनपुट। ठीक है, इसमें आप देखिए फलक्रम एकदम किनारे है, फोर्स यहाँ पे है, इनपुट फोर्स यानी एफर्ट यहाँ पे है। इसमें फलक्रम बीच में, फोर्स एक तरफ, एफर्ट एक तरफ। ठीक, ये तीनों डिफरेंस रहता है आपका लीवर में। अगला क्वेश्चन है व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ सेकंड ऑर्डर लीवर। सेकंड ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है? तो सेकंड ऑर्डर लीवर का अभी हमने आपको बताया क्या है, बॉटल ओपनर या व्हील बैरो अगर वो रहता तो वो भी रहता है यहाँ पे। बॉटल ओपनर भी आपका क्या है, सेकंड क्लास लीवर है। अगला क्वेश्चन है व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ अ थर्ड ऑर्डर लीवर। तृतीय क्लास लीवर यानी उत्तोलक का उदाहरण कौन सा है? तो तृतीय क्लास का अभी हम लोगों ने देखा क्या है, फॉरसेप्स, यानी आपकी जो बाजुएं, आपकी जो बाइसेप्स या फॉरसेप्स मिला के पूरे आर्म्स, वो आपका क्या है, थर्ड क्लास लीवर है, थर्ड ऑर्डर का लीवर है। क्वेश्चन नंबर 32 है व्हिच इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है? तो साइन थीटा आप लोग एक शॉर्टकट याद किए होंगे ना, LAL/KKA।
तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब अपान कर्ण, यानी लंब किसे बोलते हैं यहाँ पे, लंब हम बोलते हैं अपोजिट साइड को, और कर्ण को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, विपरीत भुजा और ऑब्लिक कर्ण। ठीक है, तो ए यहाँ पे सही है, अपोजिट साइड अपान हाइपोटेनियस। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट द वैल्यू ऑफ tan 45 इफ sin 45 इज इक्वल टू 1/√2। tan 45 का मान कितना होगा अगर sin 45 का मान 1/√2 है। तो कैसे निकालेंगे tan 45 का मान यहाँ पे। अब आपको sin 45 का मान पता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीका, कई तरीके निकालने के, ठीक है। एक पहला तो आप एक ट्रायंगल बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरा अगर आप cos का मान निकाल सकें उसके बना सकते हैं, बट हम यहाँ पे आपको ट्रायंगल बना के बताएंगे। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब अपान कर्ण। यहाँ लंब का मान दे दिया गया 1 और कर्ण का नाम दे दिया गया 2। अब ये भुजा आ सकती है आपकी, कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। तो 1 का स्क्वायर, आधार को हम मान लेते हैं a का स्क्वायर बराबर √2 का अगर स्क्वायर करेंगे 2 आएगा। तो a स्क्वायर बराबर क्या हुआ, 2 - 1 यानी 1। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 होता है। अब ये भुजा 1 हो गई, ये भी भुजा 1 हो गई। tan 45 tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अब लंब भी 1 है, आधार भी 1 है, तो tan 45 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी 1। अगला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34, What is known for the temperature at which any solid melts into liquid? उस तापमान को क्या कहा जाता है जिसपे कोई ठोस पिघल के द्रव बन जाता है। तो जब ठोस पिघल के द्रव बन रहा है उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। और कोई द्रव जिसपे उबलना शुरू कर देता है उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक कहते हैं। जैसे पानी का क्वथनांक आपका 100 होता है, तो यहाँ पे क्या है, मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक बोलते हैं जब ठोस द्रव में बदलता है। लास्ट क्वेश्चन आप सबके लिए, व्हाट द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 20 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। एक आयत का परिमाप क्या होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। देखिए क्षेत्रफल तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाता है, परिमाप में क्या होता है कि ये भुजाएं बराबर है, ये भी भुजाएं आपकी बराबर है। परिमाप मतलब होता है कोई चीज़ का ये पूरा आप नाप लो ना, इसी को परिमाप कहते हैं। तो अगर ये 20 है तो ये भी 20 है, ये 18 है तो ये भी 18, यानी 20 को 2 बार जोड़ दो, 18 को 2 बार जोड़ दो। तो इसी से इसका फार्मूला बन गया था 2 × L + B। तो आप कर दो, L + B कितना, 20 और 10 30 8 38, 38 को 2 में गुणा कर दो, कितना हो गया 76। तो यहाँ पे आयत का परिमाप कितना आ जाएगा, 76 सेंटीमीटर। ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये कुल 35 क्वेश्चंस हैं, इनको अगर आप कर लेते हैं, आप ITI के किसी भी ट्रेड से हों, अगर आप में वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस आ रहा है तो इसके बाहर से आपको क्वेश्चन देखने को जनरली नहीं मिलेंगे। आप आसानी से अपने 6 में 6 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो 0 to हीरो सीरीज है अभी आपको थोड़ी देर में चैनल पे मिल जाएगा, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा और बेहतर तरीके से अपना एग्जाम दीजिए। बाकी आपको अन्य ट्रेड जो है उनकी मैराथन क्लासेस चैनल पे, साथ में डेली बेसिस पे जो पेपर आएगा उसका फीडबैक आपको मिलता रहेगा, क्या क्वेश्चन आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। साथ में वीडियो को लाइक करना अगर अभी भी भूल गए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।